सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के बारे में, चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधि की। सो बेसिकली इस चैप्टर की जैसा कि आप जानते हो कि फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, जैसा कि चुनाव का मतलब क्या है, लोकतंत्र के अंदर चुनाव का क्या रोल होता है, चुनाव के बारे में संविधान के अंदर क्या क्या चीजें बता रखी हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर अप किए हैं। सो आज की इस क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं, आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के बारे में कि भारत के अंदर चुनाव आयोग किस तरीके से काम करता है, क्या सुधारों की जरूरत है, क्या काम होता है, क्या हमारी प्रणाली है, किस तरीके से हमारे देश के अंदर चयन होता है। अपनी सारी बात आज अपने देश की बात करने वाले हैं, जिससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्वेश्चन निकल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं अपने भारत की, तो भारत में चुनाव व्यवस्था का आखिर क्या रोल है ये सब कुछ समझ लेते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं अपने नोट्सों को। तो चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन उसकी कार्य प्रणाली के द्वारा होता है, जैसे कि कौन लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी आदि स्पष्ट रूप से लिखा है। भारतीय संविधान में कुछ मूलभूत नियम व कानून एवं स्वायत्ता सत्ता के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसके अंदर सभी चीजों को पहले से ही लिख दिया गया है कि हमें किस तरीके से अपने देश को चलाना है। अब वो कुछ भी रोल हो हमारा, चाहे वो संविधान का रोल हो, चाहे वो कानूनों का रोल हो, चाहे वो अधिकारों का रोल हो, सभी रूल्स के बारे में हमारे संविधान में बता दिया गया है कि हम किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस करनी है। तो अगर मैं बात करूं नागरिकों के अधिकार की तो वो भी वहां गिवन है, मैं बात करूं सरकारों के अधिकार की तो वो भी वहां गिवन है, हम बात करें कि देश का मूलभूत ढांचा कैसा चलेगा तो वो भी वहां पर गिवन है। तो जब इतनी सारी चीजें वहां पर हैं तो वहां पर चुनाव के बारे में भी है, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था कि अनुच्छेद 324 के अंदर सारी बातें चुनावों की रखी गई हैं कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से चुनावों की कार्य प्रणाली होगी और कौन देखरेख करेगा। जैसे कि हमने देखा था कि पूरे केंद्र सरकार जो होती है, पूरा ओवरऑल देश होता है, तो उसमें हमारी जो एक संस्था होती है वो रेगुलेट करती है। यहीं पर राज्यों के अंदर जो चुनाव होते हैं उसके लिए रेगुलेट करने के लिए एक अलग संस्था होती है। तो इस तरीके से हमने जाना था। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई चुनाव व्यवस्था में जो हमारा चुनाव आयोग होता है उसका गठन इसलिए किया गया है ताकि हर एक तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारे हो सके। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब यही नहीं कि वहां पे स्वतंत्रता देखना, निष्पक्षता देखना कि भाई किसी तरीके से कोई झोल झाल ना हो, ऐसा नहीं। हर एक चीज की गाइडेंस प्रोवाइड करना, यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर चुनाव हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये नोटिस जारी करना कि भाई जिस जिसके पास एक लीगल वेपन्स हैं वो फौरन थानों में जाकर जमा करवा दे। आपने सुना भी होगा कि जब कभी भी किसी जगह पर चुनाव होते हैं तो वहां पर जो लाइसेंसी वेपन्स होते हैं, लाइसेंसी हथियार होते हैं, तो उनके पास नोटिस आ जाता है कि भाई आप अपने वेपन को थाने में जाकर जमा करवा दीजिए और चुनाव कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद आप ले लीजिए। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो ये कौन कह रहा है भाई, चुनाव आयोग ही तो कह रहा है। अब जब हर एक पार्टी अपने अपने एडवर्टीजमेंट को करती है और वो अलग अलग तरीके से करती है, कोई रिक्शों में गाने बजवा रहा है, कोई रैली निकलवा रहा है, कोई खुद नेता जा रहा है, तो इस तरीके से, मगर इन सभी एडवर्टीजमेंट करने के एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड होता है कि भाई आपको इतने दिन ही अपना एडवर्टीजमेंट करना है। एक बजट तैयार किया जाता है कि कोई भी पार्टी इतने रुपयों से ज्यादा रुपया खर्च ना करे अपने एडवर्टीजमेंट को करने के लिए। तो हर एक तरीके से दिशा निर्देश दिए जाते हैं अपनी सरकार को। और यहीं पर मैं बात करूं कि मान लीजिए कोई 15 साल का लड़का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। अगर कोई 12 साल का बच्चा मत देना चाह रहा है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो इसी वजह से यहां बताया गया है कि भाई कौन बच्चा, कौन नागरिक कब वोट देगा और कब कोई एक तरह से इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये सब हमें चुनाव आयोग ही बताता है। 18 साल से अगर एक दिन भी कम है तो वो आदमी वोट नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हमें सारी गाइडेंस अपना चुनाव आयोग देता है, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पूरे चुनाव व्यवस्था के अंदर, खासकर भारत के अंदर। तो हमने यहाँ तक समझा, बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और जानते हैं और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो अब तक हमने इतना जाना कि भाई चुनाव आयोग ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तरह तरीके की लीगल चीजें प्रोवाइड करता है। तो वह सब चीजें आखिर हम जान चुके हैं। तो चुनाव आयोग का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, अब तक हमें ये तो समझ में आ गया। तो अब थोड़ा सा हम चुनाव आयोग के बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 3 सदस्यीय आयोग हैं, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे।
तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, आपके उस हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट से लाइन बाय लाइन एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स बनता है। आपको हर एक टॉपिक को बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है। जो हम यहाँ लिखवा रहे हैं वो लिखना भी है साथ साथ, और जब क्लास पूरी हो जाए तो जितना आपने चीज़ें लिखी उनको एक बार पढ़ के अगले पेज पर बिन दे के लिखने की कोशिश करनी है। जब आप देख लो कि भाई मेरी कितनी इफिशियंसी आई है, उसको ठीक कर कर अपनी जो भी गलती आई है आपकी, फिर उसी दिन शाम के समय जब भी आप फ्री हो एक बार बुक में ज़रूर रीड करना ये वाला चैप्टर। इससे क्या होगा कि इन नोट्सों से आपके एक एक नंबर वाले तो आंसर पक्के हो जाएंगे। दूसरा ये कि जब आप बुक रीड कर लोगे तो बड़े बड़े मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो भी पक्के हो जाएंगे, जिसमें अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई चुनाव आयोग एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग है और चुनाव करवाता है बहुत स्वतंत्रता के साथ, निष्पक्ष तरीके से था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई भारत के अंदर 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, दूसरा अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। भारत के देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई चुनाव आयोग का काम बहुत बढ़िया है, हम जान चुके हैं, मगर हम देखें कि भारत के अंदर आखिर चुनाव व्यवस्था क्या अपना रखी है। अगर हम देख पाए अपने आसपास के देशों में, जैसे कि चीन वगैरह में या और भी कई सारे देशों में, तो वहाँ तो लोकतंत्र भी है, यानी कि संविधान भी है, मगर लोकतंत्र का वहाँ पे उल्टा मीन निकाल रखा है, यानी सिर्फ वहाँ केंद्र सरकार होती है, यहाँ पे राज्य सरकार होती नहीं। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, एक नहीं अनगिनत देश, जिनके पास अपना संविधान तो है, मगर उनका संविधान एक सरकार के अलावा कोई ताकत ही नहीं देता किसी को। तो इसीलिए यहाँ पे हर एक देश के पास संविधान होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ लोकतंत्र है। अगर जहाँ लोकतंत्र है तो वहाँ चुनाव और प्रतिनिधि का रोल होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं तो लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र है तो ये नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि भारत में सार्वत्रिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया है, यानी भारत के अंदर ना तो किसी रिलीजन बेस पर, ना कास्ट बेस पर, और ना ही किसी अन्य जाति के बेस पर चुनाव होते हैं। यहाँ पर होते हैं सार्वत्रिक वोट से जीत की प्रणाली, यानी कि अगर 3 बंदे खड़े हुए हैं तो इन तीनों में से जिसको सबसे ज्यादा वोट आएंगे वही जीत विजेता हासिल किया जाएगा, उसको विजेता घोषित कर देंगे, भाई ये जीता बंदा। तो भारत के अंदर सार्वत्रिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया। क्यों अपनाया गया? वो इसलिए अपनाया गया क्योंकि भारत के अंदर स्वतंत्र व निष्पक्षता फैलानी थी, सभी को एकता प्रदान करनी अंदर, और चुनाव के अंदर वोट देने वाले भी एक बराबर हैं, उनका भी कोई रिलीजन बेस कोई काम नहीं होता। तो इसीलिए भारत के अंदर सार्वत्रिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया, ये हमने जाना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। तो ये क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कुछ देशों के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के बारे में। क्या आखिर किस तरीके से प्रणाली है, क्या प्रणाली है जिससे चुनाव करवाए जाते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की। तो इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देता है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेता है जितनी सीटों का उसको कोटा दिया जाता है। इस प्रणाली को, चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया समझ में? देखिए क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक पार्टी को चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की प्राथमिकता सूची जारी करनी होती है और जितने का उसको कोटा मिला होता है वो उसके अकॉर्डिंग उसमें से अपने प्रत्याशियों को चुन लेता है। इतनी हमारी डेफिनेशन है इस टॉपिक की। अब हम इसको समझते हैं और भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ, कुछ देशों के एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि नीदरलैंड, आयरलैंड और साथ में इजराइल वगैरह, इन सब देशों के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आखिर समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली होती क्या है। चलिए स्टूडेंट्स समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को हम कुछ देशों के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले हमारे पास आता है नीदरलैंड व इजराइल। तो इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। अब ये निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो कि चुनाव आयोग डिजाइन करता है, क्या कि किस क्षेत्र के अंदर चुनाव होने हैं, और जिस क्षेत्र के अंदर चुनाव होते हैं वहाँ थोड़ी गाइडेंस, थोड़ी प्रोटेक्शन ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे क्या हो रहा है नीदरलैंड में और इजराइल के अंदर कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र ही मान लिया जाता है कि भाई पूरे देश में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। और यहाँ पे जब पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है तो प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं, सिंपल। दूसरा अर्जेंटीना व पुर्तगाल, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और इसी के बेस पर यहाँ पे चुनाव होते हैं। तो
तो हम ये देख पा रहे हैं कि भाई समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली बहुत अलग है और ये हमारे देश के लिए तो लगभग बनी ही नहीं है। हमारे देश के अंदर हर एक चुनाव के अंदर हर एक नागरिक का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आप कहोगे सर राष्ट्रपति चुनाव में कहाँ होता, प्रधानमंत्री में कहाँ होता? देखिए इसके अंदर भी अल्टीमेटली जनता का ही इन्वॉल्वमेंट है। अब वो कैसे? क्योंकि संसद के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तो पहले इन्हीं जगहों से निकले हुए लोग हैं और उन जगह से निकले हुए लोगों को किसने चुना है? हमने ही तो चुना है। तो यानी कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आगे जाकर अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं आपस में, उसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे समझाया गया हमें समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किस बेस पे किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्या होता है, और फाइनली चैप्टर को फिनिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। सो निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर चुनाव होने वाले होते हैं तो उनकी थोड़ी प्रोटेक्शन इंक्रीज हो जाती है, जो अल्टीमेटली गतिविधियां चल रही होती हैं उन पर थोड़ी रोक लग जाती है। तो जिस एरिया के अंदर चुनाव होने वाला है उसको निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है। तो हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने का प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता वोट तो डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है। सो बेसिकली हमने यहाँ से ये जाना कि भाई हर एक बंदा वोट डाल सकता है और हर एक कोई चुनाव भी लड़ सकता है, मगर उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और यहीं पर चुनाव आयोग अगर हमारे लिए सीट आरक्षित करता है तब हम उस सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यानी कि हम बात करते हैं चुनाव सुधारों के अंदर, यानी स्वतंत्रता में, निष्पक्षता में थोड़ी और बढ़ोतरी होनी चाहिए, थोड़ा और प्रोटेक्शन लेवल इंक्रीज होना चाहिए। ये हमारे चुनाव सुधार होते हैं अल्टीमेटली। बट इन सारे चुनाव सुधारों के अंदर एक पॉइंट और होता है कि 1/3 औरतों की भी संख्या आरक्षित होनी चाहिए कि वो चुनाव लड़ेंगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर इस बेस पर काम हो रहा है आदमी औरतों के बेस पर, तो अगर वो सीट औरत के लिए बनाई गई है, महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, तो उस पर कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो यहाँ से बताया गया कि भाई जो सीट जिसके लिए आरक्षित की जाएगी वो उसी समुदाय से, उसी सामाजिक वर्ग का होगा, तभी तो वो चुनाव लड़ सकता है, अदरवाइज वो नहीं लड़ सकता चुनाव। ये आपको मान लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है चुनाव सुधार। तो हमने समझ ही लिया। इसी के साथ चुनाव सुधार में क्या होता है कि बेसिकली स्वतंत्रता में, निष्पक्षता में थोड़ी और बढ़ोतरी होनी चाहिए, सरकारों का जो बजट है उसमें और कमी आनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट में थोड़ा कम खर्चा किया जाना चाहिए, जो अलग अलग तरीकों से लोगों को घूस खिलाकर वोट दिए जाते हैं उस पर थोड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए, महिलाओं की 1/3 सीटों को आरक्षित किया जाना चाहिए। तो ये सारे हमारे चुनाव सुधार हैं जो कि हम खुद ब खुद लिख सकते हैं। सो अब हम बात करें सार्वभौमिक व्यासपत्र अधिकार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ना तो किसी जाति, किसी धर्म, ना किसी और चीज को समान बेस पर रखकर चुनाव में वोट नहीं डाले जाते। सभी, हर कोई चुनाव में वोट डाल सकता है अपने मन चाहे प्रत्याशी को, अपने मन चाहे प्रतिनिधि को। बट शर्त यह है कि वो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान का नागरिक है तो वो जिस मर्जी चाहे उसको वोट डाले, उससे उसका धर्म नहीं पूछा जाएगा, उससे उसकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अगर वो देश का नागरिक है तो उसको वोट डालने का पूरा पूरा अधिकार है। और यही हमें संविधान ने बता रखा है, सार्वभौमिक व्यासपत्र अधिकार, सबको समान अधिकार है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। सो होपफुली आपको समझ में आए होंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। बट फिर भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, किसी टॉपिक में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे बेझिझक बताइएगा, मैं उसी दिन उस डाउट को कंप्लीट और आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।